वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर सीखे थे इन केस ऑफ होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? तो पहले मैं उसको रिकॉल करा देता हूं क्योंकि उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे कि यदि ए एक्स स्क्वायर 2 + 2hx बाई प्लस बी बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना, इज द पेयर ऑफ होमोजेनियस a straight line या pair of line passing through origin, then equation for angle bisector, equation for angle bisector, क्लियर? तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स बाई अपॉन एच। इस रिजल्ट को हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे और एक बेसिक क्वेश्चन इस पे किया था और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर पे इस पे मैं 1-2 क्वेश्चन लूँगा और फिर सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन पे आगे बढ़ेंगे, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, द पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 2p x बाई माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2qx pi minus y square is equal to 0 be such that each pair bisect the angle between the other pair, then which of the following option is correct? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। क्लियर होता है ये बात? मतलब गिवन लाइन है हमारे पास, देखिएगा इस बात को, गिवन लाइन है एक्स स्क्वायर माइनस 2px बाई माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2q(x) बाई माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ लाइन बाइसेक्ट ईच अदर या बोथ लाइन आर बाइसेक्टेड टू ईच अदर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन both lines are bisector for each other, bisector for each other। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा चीज डिस्कशन करना चाह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे का बाइसेक्टर है। मतलब क्या हुआ उसकी ज्योमेट्री समझिएगा, क्योंकि अगर इस चीज को एनालाइज कीजिएगा तो अगर क्वेश्चन में ये बात मेंशन भी नहीं करेगा तो भी आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्टेड है। जब मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में तो ये बोल दिया है कि बोथ आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, अगर मान लीजिए ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में नहीं रहता तो हम इसकी कैसे समझते कि क्या ये बाइसेक्टर है या नहीं है, चेक कैसे करते? तो अगर मैं इसके लिए बात करता हूँ पहले वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो इसमें अगर मैं a प्लस बी के लिए बात करूं तो इसका मान 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे a 1 है और b -1 है। सेम चीज यहाँ भी हम लोग को दिखने को मिल रहा है कि a का मान 1 है और b का मान -1 है, तो इसमें भी a प्लस b का जो मान आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो दो लाइन निकलेंगे L1 और L2, तो L1 परपेंडिकुलर टू L2, क्लियर, और इसके जो दो लाइन निकलेंगे L3 और L4, देन L3 एंड L4 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात क्लियर होता है? अब इसकी ज्योमेट्री समझिएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस बाई एक्सिस है मान लेते हैं, और ये दो लाइन है L1 और L2, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन है कि L1 और L2 जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक लाइन ये L1 और इस पे परपेंडिकुलर दूसरा लाइन L2 दिखता है। ये चीज ये इधर भी होगा
पीछे की ओर भी आएगा। एक्चुअली हमको इस बात से विशेष मतलब नहीं है, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ इसके बीच का एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, मतलब L1 और L2 परपेंडिकुलर है, ये इस कंडीशन को भी फुलफिल करता है। दूसरा बात समझना है, अगर मैं L3 और L4 का बताऊं तो L3 L4 इसको बाइसेक्ट करेगा। मान लीजिए कि ये L3 है और फिर ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसको भी बाइसेक्ट करेगा। तो इसके बीच का जो एंगल हमको दिख रहा है वो भी कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग बाइसेक्टर्स के प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि किसी भी एंगल का बाइसेक्टर के बीच में, मतलब दो बाइसेक्टर निकलेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर, जिसको हम लोग B1 और B2 पढ़ते हैं, और उनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो L1 और L2 के बाइसेक्टर L3 और L4 है, तो L3 और L4 के बीच का भी एंगल 90 डिग्री है। और यदि हम लोग ये बोलें कि L3 और L4 का बाइसेक्टर L1 और L2 है, तो L1 और L2 के बीच का भी एंगल 90 डिग्री है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर इस जगह पे L1 और L2 के द्वारा एंगल बनाया जा रहा है तो उसका बाइसेक्टर L3 और L4 होगा, और यदि इस जगह पे L3 और L4 के द्वारा एंगल बनाया जा रहा है तो उस एंगल का बाइसेक्टर L1 और L2 होगा। क्लियर होता है ये बात? ठीक है, तो ये इसकी ज्योमेट्री है, अगर आप इसको समझते हैं तो बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अभी तो मान लीजिए कि आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम फार्मूला पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फीलिंग आनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, इसी का मैंने ये क्वेश्चन आज के डेट में एज इलस्ट्रेशन लिया है। आप इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा, और अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार समझिएगा, खुद से सोचिएगा इस क्वेश्चन पे। अब आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि हम लोग इक्वेशन 1 से इसको सॉल्व करना चाहें, आप इक्वेशन 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे का बाइसेक्टर है। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 2p x पाई माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या हम लोग इसका इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर देखिएगा कि इसका इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इक्वेशन फॉर एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, इक्वेशन फॉर एंगल बाइसेक्टर है ना। तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन के लिए अभी फॉर्मूला सीखे थे, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स बाई, ठीक है, अपॉन h। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस क्वेश्चन में a के लिए बात करूं तो a किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, b किसके बराबर होगा, -1 के बराबर, और h किसके बराबर होगा, -b के बराबर। क्या ये आपको क्लियर होता है? अब यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ इस वैल्यू को, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स बाई, और h का मान है -b। नोट कीजिए, ठीक है, देख लीजिए इसको, h का मान होगा x बाई अपॉन h। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो मैं यहां से लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2 बाई पी एक्स बाई। क्या ये लिखा जा सकता है? और जैसे ही आप इसको अरेंज करके लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई पी एक्स बाई माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मान लीजिए कि ये तीसरा नंबर इक्वेशन है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस एंगल बाइसेक्टर एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 रिप्रेजेंटिंग सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बात? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये होता है कि हम क्वेश्चन को कंडीशन निकालने के लिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एंड एक्स बाई,
नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, उसमें भी 1 है, बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, दोनों इक्वेशन में -1 है। चेंज किसका हो रहा है? एक्स बाई के कोफिशिएंट। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2p इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2q। क्या ये लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां से 2 कैंसिल आउट करता हूं तो मैं कंडीशन लिख सकता हूं pq इज इक्वल टू -1। क्लियर? अगर ऑप्शन से मैच कराया जाए तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्लियर होता है ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी एंगल बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और खुद से अप्लाई करने का कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं सोच पाइएगा तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन में एज इलस्ट्रेशन लेता हूँ या होमवर्क के लिए देता हूँ तो उसको कम से कम एक बार जरूर थिंक आउट कीजिए कि क्या मैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकता हूँ। ठीक है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ 2x स्क्वायर माइनस 3x बाई प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 if 2x square minus 3x by plus y square is equal to 0 represent two sides of a triangle and lx plus m by plus n is equal to 0 is the third sides, the locus of in center of the triangle is। चार ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, समझिएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि ये x y प्लेन है, ठीक है? इस x बाई प्लेन में ये कोई भी लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होगा। आई डोंट नो अबाउट द सेपरेट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, और मुझे जरूरत भी नहीं है कि मैं इसका सेपरेट इक्वेशन लिखूं। ठीक है? तो ये लाइन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन इज 2x स्क्वायर, यहां देखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x बाई प्लस y square is equal to 0 given equation। ठीक है? साथ में एक और इक्वेशन दिया हुआ है lx प्लस m बाई प्लस n इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो ये इक्वेशन तो ओरिजिन से पास होने वाला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। एंड दिस इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ एल, एम एंड एन। मतलब x का कोफिशिएंट एल है, y का कोफिशिएंट एन है, m है और कांस्टेंट टर्म n है। मतलब इस इक्वेशन को देखकर हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट अ फिक्स्ड या सिंगल लाइन इक्वेशन। हम एल, एम और n का मान चेंज करेंगे तो बहुत सारा लाइन का इक्वेशन निकल कर आएगा। कुछ भी हो सकता है ये लाइन। क्लियर? कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है lx प्लस m बाई प्लस n, या तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है। क्लियर? या इस तरीके का भी हो सकता है, तो ये भी कहीं ना कहीं कट करेगा ट्रायंगल को। क्लियर है? मतलब अगर हम बोलना चाहें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, और lx प्लस m बाई प्लस n जो है वो कोई भी लाइन हो सकता है। हम इस तरीके का लाइन कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर? इस तरीके का लाइन कंसिडर कर सकते हैं, इस तरीके का लाइन कंसिडर कर सकते हैं, या इस तरीके का लाइन कंसिडर कर सकते हैं। मतलब हर एक lx प्लस m बाई प्लस n के लिए lx प्लस m बाई lx प्लस m बाई प्लस n इज इक्वल टू 0 के लिए जितना भी lx प्लस m बाई प्लस n इक्वल टू 0 होगा, जो भी डिफरेंट वैल्यू ऑफ l m n के लिए, ये अलग अलग लाइन शो करेगा। क्लियर है? अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, जैसे मान लीजिए कि पहला ट्रायंगल ये वाला बना, देखिएगा ओरिजिन के साथ, तो हमको इसका इन सेंटर निकालना होगा। दूसरा इसके साथ बना तो इसका भी इन सेंटर निकालना होगा। तीसरा इसके साथ बन रहा है, देखा, इसका इन सेंटर निकालना होगा। या चौथा अगर हम देखना चाहें तो इसके साथ बन रहा है, इसका इन सेंटर निकालना होगा। समझ में आता है ये चीज? क्लियर? तो जैसे ही हम एल, एम, एन का मान चेंज करेंगे, बहुत सारा ट्रायंगल बनता रहेगा, और हर एक ट्रायंगल का एक अपना अलग इन सेंटर होगा, क्योंकि इन सेंटर इज द
point which always lies in center is the point which always lies inside the triangle. तो inside the triangle इसके लिए यहाँ पे in center मान लेते हैं, इसके लिए यहाँ पे इन सेंटर मान लेते हैं, इसके लिए यहाँ पे इन सेंटर मान लेते हैं, इसके लिए यहाँ पे इन सेंटर मान लेते हैं। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस वेरिएबल पॉइंट, क्योंकि LX + My + N = 0 एक वेरिएबल लाइन है, तो वो जैसे जैसे शिफ्ट करेगा, जैसे जैसे चेंज करेगा, ट्रायंगल का शेप साइज चेंज होता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इन सेंटर का पॉइंट चेंज होता जाएगा। तो अब आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये इन सेंटर किस कर्व को, किस लोकस को फॉलो करता है, उसका इक्वेशन क्या होगा, उस पर हम लोग को डिस्कशन करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा मेरी बात कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अब आइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक है, कि अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, क्या सोचना होगा हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये बात तो क्लियर है कि इन सेंटर इज द पॉइंट, डेफिनेशन क्या कहता है, इन सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मतलब इन सेंटर हमेशा एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि ये दो एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट होता है, तो उसका इन सेंटर हमेशा एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमेशा एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस पे लाई करेगा, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा, और ये दोनों पॉइंट है वो भी किस पे लाई करेगा, इस एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। जैसे जैसे हम लाइन को चेंज भी करेंगे, पर जो इन सेंटर होगा दैट इज ऑलवेज लाई एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2 लाइन, विच कंबाइन इक्वेशन इज इक्वेशन 1। ये इसका कंबाइन इक्वेशन है L1 एंड L2 का, क्लियर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ या इक्वेशन 4 एंगल बाइसेक्टर ऑफ इक्वेशन 1, है ना, कि 2x² - 3xy + y² = 0 का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा। तो क्या हम लोग यहां से एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 4 एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन 4 एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, क्लियर है। अब एंगल बाइसेक्टर के लिए हमारे पास इक्वेशन होता है x² - y² a - b x/h। मतलब इक्वेशन 1 से हम लोग को a का मान लिखना होगा। इस इक्वेशन में a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 1 और h का मान कितना है -3/2। समझ में आता है ये चीज, देखिएगा ये दिख रहा है प्रॉपरली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इक्वेशन लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x² - y², a का मान 2, b का मान 1 एंड x/h इज इक्वल टू -3/2। समझ में आता है ये चीज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है -3x² + 3y² इज इक्वल टू 2x/, और इसके लिए लिखा जा सकता है, उधर लेकर चले जाइए तो 3x² 2x/, -3y² इज इक्वल टू 0, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड लोकस होगा, रिक्वायर्ड लोकस, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे एक बात नोट करके लिखेंगे कि इन दिस क्वेश्चन रिक्वायर्ड लोकस इज, रिक्वायर्ड locus is angle bisector of 2x² - 3xy + y² = 0। क्लियर है ये चीज, ठीक है। इसको समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेंस वगैरह के लिए, और कहीं भी किसी भी सेक्शन में ये पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा दैट इज द आंसर ए, मतलब आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर होता है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब हम लोग अगले सेक्शन में सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस के बारे में सीखेंगे, जस्ट इसके आगे। उससे पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस पे। आगे बढ़ते हैं सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग पहले लेक्चर में सीख चुके हैं what is the general representation या general representation for the second degree non homogeneous equation, ठीक है। तो general representation जो इसका होगा, general representation
for second degree non-homogeneous equation. For second degree non-homogeneous equation. Non-homogeneous equation. ठीक है, तो ax स्क्वायर 2hx बाई by स्क्वायर 2gx 2f बाई प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a b c f g h belongs R and a h b not equal to 0 simultaneously. एक साथ ये 0 नहीं हो सकता है. ये चीज़ हम लोग पहले भी सीखे थे, शुरू में भी हम बताए थे जिस समय होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन पे डिस्कशन किए थे कि इसको हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन बोलेंगे. क्यों होमोजेनियस बोलेंगे? क्योंकि हर एक टर्म में जो एक्स बाई के इंडेक्स का सम है या पावर का सम है वो सेम नहीं है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का सम 2 है, सॉरी एक्स का इंडेक्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक्स बाई का इंडेक्स का सम 2 है, यहाँ पे बाई एक्स और बाई के इंडेक्स का सम 2 है. लेकिन इस जगह पे अगर हम लोग बात करें तो एक्स और बाई के इंडेक्स का सम 1 है, इस जगह पे बात करें तो एक्स बाई के इंडेक्स का सम 1 है, और इस जगह पे कांस्टेंट टर्म में एक्स बाई के इंडेक्स का सम 0 होगा. ये सारे बात हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं. अब यहाँ पे हम लोग ये सीखने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइन के केस में. मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अभी मुझे नहीं पता कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बट हम इतना बोल सकते हैं कि दिस इज सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. अभी हम इस चीज़ को चेक नहीं कर रहे हैं कि क्या ये सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा. इस बात पे अभी डिस्कशन नहीं है. अभी बस इतना ही डिस्कशन है कि क्या ये सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है. तो बिल्कुल ये सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और हर एक टर्म में ये डिग्री 2 नहीं है ना. इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, लेकिन हर एक टर्म में इसकी डिग्री 2 नहीं है. यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे इसकी 0 है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन. अब हम आगे बढ़ते हैं कि कंडीशन फॉर सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. कंडीशन फॉर सेकेंड डिग्री non-homogeneous equation represent pair of a straight line. क्लियर है? मतलब हम लोग इस कंडीशन को सीखना चाह रहे हैं कि क्या कंडीशन हो सकता है जब सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. तो देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस b बाई स्क्वायर प्लस 2gx 2f बाई प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट पेयर of a straight line if and only if del must be equal to 0. And what is the del? Del is ABC plus 2f GH minus AF square minus BG square minus CH square. क्लियर होता है कि जो डेल का मान होगा वो डेल का मान होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट प्लस 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ बाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई का प्रोडक्ट माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर. ये डेल का मान होता है और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ये हमेशा
जीरो आना चाहिए। क्लियर होता है ये चीज। एक बात और इसमें ध्यान में रखते हैं कि हम इसको याद कैसे रखते हैं। इसका लिखने का तरीका है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो यहाँ से समझिएगा कि ABC तो कंटिन्यूस आ गया और FGH कंटिन्यूस आ गया, क्योंकि सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में जो हम कोफिशिएंट का टर्म लिए हैं वो ABC FGH के टर्म में लिया गया है ना। ये याद भी यहीं से होगा कि ABC प्लस 2FGH तो A इंटू एफ स्क्वायर, जिसमें 2 लगा हुआ है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, बिल्कुल साइकिल में ही चल बढ़ता रहेगा। जिस टर्म में आप ABC और FGH को लिखोगे उसी टर्म में माइनस को स्क्वायर को माइनस करते चले जाना है। फिर से देखिएगा ABC प्लस 2FGH, अब इसमें मैंने क्या लिखा A इंटू एफ स्क्वायर, इसके साथ 2 लगा हुआ है तो A माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। क्लियर होता है ये बात। अब इसी डेल को लिखने का एक और तरीका है, दिस डेल ऑल्सो रिप्रेजेंट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में हम लोग सोल्यूशन करने का तरीका सीखे थे बेसिक कोऑर्डिनेट में कि हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट्स, या बेसिक में सीख चुके हैं कि डिटर्मिनेंट्स को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखना कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स को भरेंगे। A B C F G H F G H, ये इसका तरीका होता है। इससे ये काफी यूजफुल रिजल्ट है, ये भी 0 होना चाहिए। मतलब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा इस डिटर्मिनेंट्स को तो ये रिजल्ट निकल कर आएगा, समझे। तो ये जो वैल्यू है ये एक दूसरे का सोल्यूशन है। मतलब अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट्स किस फॉर्म में खुलेगा, वो डिटर्मिनेंट्स खुलेगा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। क्लियर होता है ये बात। तो यहां से बस हम लोग इस बात को समझते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को जब ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये लिखा हुआ है डेल इक्वल टू डेल मस्ट बी इक्वल टू 0, और डेल का जो मान होता है वो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। और इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ABC को डायगोनल में और उससे ऊपर FGH। याद रखिएगा इसको, ये भी याद रखने का तरीका होता है, नहीं तो एग्जाम में काफी कंफ्यूजन होगा। अगर आप बाय द टेक्निक इसको याद नहीं रखे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपसे गलती होगी। तो दोनों चीज को बाय द टेक्निक, जो टेक्निक मैंने आपको बताया उसको याद रखिएगा कि ABC को डायगोनल में लिखेंगे, उसके बाद FGH का टर्म है तो C के बाद FGH, बचे हुए स्थान पे C के बाद FGH लगा देंगे। क्लियर होता है ये चीज। अब यहाँ पे एक बात और समझना है कि अभी तक तो हम इस बात को सीखे सिर्फ कि ये सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करता है। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में डिफरेंट लाइन हो सकता है, पैरेलल लाइन हो सकता है और इमेजिनरी लाइन हो सकता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है उस पर भी हम लोग साथ में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। अभी हम लोग सीखे हैं कि AX स्क्वायर 2HX बाई B बाई स्क्वायर प्लस 2GX 2F बाई प्लस C इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन if and only if डेल इज इक्वल टू 0। और डेल का मान हम लोग जानते हैं कि डेल इज आइदर A B C F G H F G H। देखिएगा इस चीज को, डेल क्या होगा ABC F G H, या इसी को जब एक्सपेंड कीजिएगा तो आपके पास आएगा ABC 2F G H माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना। या तो डेल का मान डेल ये होता है और इसका मान 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ से हमारे पास अभी मैंने आपको बताया था कि इस जगह से बस हम इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा या नहीं देगा। अभी हम इस चीज को नहीं वेरीफाई कर पाएंगे कि क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रियल होगा, इमेजिनरी होगा या पैरेलल होगा। तो नाउ नेक्स्ट इसे में कंडीशन फॉर रियल और डिस्टिंक्ट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो पॉइंट है कि इफ
एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, देन both line must be real and distinct, must be real and distinct. क्लियर कि दोनों लाइन कैसा होगा, रियल और डिस्टिंक्ट होगा. दूसरा, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. क्लियर होता है चीज. और इसी में एक और कंडीशन है कि इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, कोइंसिडेंट भी बोल सकते हैं इसको, पैरेलल टू ईच अदर एंड कोइंसिडेंट, दोनों हो सकता है, या तो पैरेलल हो सकता है या कोइंसिडेंट हो सकता है. आगे हम लोग इसका अलग अलग कंडीशन होता है, उस पर विशेष बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, या आगे जब हमारे पास एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो हम लोग करेंगे. अभी बस हम इस बात को समझते हैं कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, तब उसमें बोल सकते हैं कि देन बोथ लाइन मस्ट बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, तब हम बोल सकते हैं कि या तो दोनों लाइन पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा. और इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो गया, इन दिस केस बोथ लाइन्स आर इमेजिनरी, बोथ लाइन्स आर नॉट रियल. कहने का मतलब ये हुआ ये रियल नहीं होगा, मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी. ठीक है. अब आइए, मतलब ये क्लियर हो गया कि हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन से पेयर ऑफ रियल लाइन रिप्रेजेंट नहीं होगा. नाउ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस 2gx 2f बाई प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट a pair of a straight line if and only if del is equal to 0 and साथ में h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये कंबाइंड कंडीशन होगा, तब हम लोग रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए बात कर पाएंगे, अदरवाइज तो इक्वेशन इमेजिनरी भी हो सकता है. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी सी प्लस या ए बी सी एफ जी एच है ना, 0 हो जाए, और साथ में एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए. दूसरा बात भी क्लियर है. इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं ए बी सी 2f जी एच ए एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0. ठीक है. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है. इस पे बेसिक जो बात था वो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं. एक आध दो एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद फिर हम इसके ज्योमेट्री को समझेंगे कि आखिर ये इक्वेशन कैसे निकल कर आता है. चलिए हम यहीं पर इसकी ज्योमेट्री समझते हैं. यहाँ पर देखिएगा साइड में ध्यान से देखिए, इसको लिखते हैं यहाँ पे, समझिएगा इसको. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर ये बात क्लियर हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये इक्वेशन कैसे जनरेट होता है. मान लीजिए ये x और y है. ठीक है. और हम इसके लिए होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मानते हैं कि ये
होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x और इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2x। क्लियर होता है ये बात? और ये मीटिंग पॉइंट है इसका 0,0 है ना। तो इसका होमोजीनियस पार्ट हम लोग कैसे लिखते हैं, ax स्क्वायर 2hx बाई प्लस b बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब ये सेपरेट इक्वेशन का प्रोडक्ट है और हम इसको लिख सकते हैं m1x माइनस बाई m2x माइनस बाई का प्रोडक्ट। जानते हैं ये सारा बात हम लोग पहले से किए हुए। बताना क्या चाह रहा है वो समझिएगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म एक बनेगा, देख लीजिए सब में, बाकी साइड में कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, ब्रैकेट को खोलता हूं, तो एक्स स्क्वायर का टर्म बनेगा, एक्स स्क्वायर लिख दिया। इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स बाई का टर्म बनेगा, एक्स बाई लिख दिया। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी एक्स बाई का टर्म बनेगा, और फिर बाई बाई को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बाई स्क्वायर का टर्म बनेगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स बाई है ये किसी न किसी कोफिशिएंट के साथ इसी जनरल रिप्रेजेंटेशन को शो करेगा, जनरल इक्वेशन को शो करेगा। मे भी कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, m1 m2 के टर्म में हो सकता है, m1 प्लस m2 के टर्म में हो सकता है। ये हम लोग पिछले क्लास में सीखे हैं। अब यहाँ पे हम लोग करने क्या जा रहे हैं, इस इक्वेशन को उठाकर ऑरिजिन के जगह पे किसी भी अल्फा बीटा पॉइंट पे लेकर चले जाते हैं, किसी भी अल्फा बीटा पॉइंट के सेम इक्वेशन उठा कर लेकर चले जाते हैं। तो मान लीजिए कि ये इक्वेशन ऐसा और ये इक्वेशन ऐसा, ठीक है। मान लीजिए कि ये x1 by 1 पॉइंट है। समझना इस बात को, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, है ना। इससे आपको थोड़ा सा फीलिंग अच्छी आ जाएगी क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान कि क्या करना होता है। अब इस ऑरिजिन को हम जैसे ही x1 by 1 पे लेकर चले गए तो ये इक्वेशन इसके पैरेलल होगा, देखिएगा, और ये वाला इक्वेशन इसके पैरेलल होगा। समझ में आता है? मतलब दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। लेकिन इसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो होमोजेनियस इक्वेशन है और ये नॉन होमोजेनियस होगा। अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखता हूं, ये मान लीजिए L1 L2 और इसको मान लीजिए L3 L4। तो L1 और L3 पैरेलल होगा, L2 और L4 पैरेलल होगा, क्योंकि हम इसी लाइन को शिफ्ट किए हैं x1 by 1 पॉइंट पे। शिफ्टिंग ऑफ द कर्व कहलाता है ये चीज या तो सीखे होंगे या आगे हम लोग सीखेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये कॉमन डिस्कशन है, कैलकुलस में भी ऐसा डिस्कशन होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ बस इस बात को समझिए कि इस पॉइंट को उठाकर हम यहाँ लेकर आ गए हैं, तो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 है। इसको उठाएंगे तो इस पॉइंट का इंटरसेक्शन x1, by 1 होगा। ये बात क्लियर। अब अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ, क्योंकि ये इसके पैरेलल का इक्वेशन है, तो इसका इक्वेशन हो सकता है, समझिएगा, m2x माइनस बाई प्लस c1, और इसका इक्वेशन हो सकता है m1x माइनस बाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर होता है ये बात? क्यों लिखे? क्योंकि पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखने का तरीका जानते हैं कि अगर ax प्लस b बाई प्लस c इज इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन हमको शिफ्ट करना है तो ax प्लस b बाई प्लस c1 होगा या लेमडा होगा, कि कोफिशिएंट ऑफ x और y चेंज नहीं करता, बस कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c1 है, तो ये और ये एक दूसरे का पैरेलल होगा। यहाँ भी कांस्टेंट टर्म 0 और यहाँ भी कांस्टेंट टर्म c है। अब अगर मैं इसका कंबाइन इक्वेशन लिखूंगा, नाउ कंबाइन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, है ना, कंबाइंड इक्वेशन फॉर L3 एंड L4। क्लियर? तो क्या लिख सकते हैं, L3 इंटू L4 इज इक्वल टू 0। क्या ये लिखा जा सकता है? समझना। और जैसे ही हम L3 के लिए बात करेंगे तो L3 बनेगा m2x माइनस बाई प्लस c1, साथ में बनेगा m1x माइनस बाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है। अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे वहां पे ब्रैकेट को खोला था, बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ भी ब्रैकेट को खोलेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा टर्म बनता है। देखिएगा यहाँ ध्यान से, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ और क्यों इसको हम लोग सेकंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, या सेकंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन लिखने का ये फॉर्मेट हम लोग क्यों लिए हैं। देखिएगा, अगर मैं x को इस x से मल्टीप्लाई करूँ तो पहला टर्म जो बनेगा वो x स्क्वायर का बनेगा,
उसी तरीके से अगर मैं इस x को बाई से मल्टीप्लाई करूं तो दूसरा टर्म जो बनेगा वो x बाई का बनेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा टर्म जो बनेगा वो x का बनेगा। चलो पहले बाई के लिए बात करते हैं। इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, इस x को बाई से मल्टीप्लाई करेंगे x बाई, और इस x को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का टर्म बनेगा। देखा ये बात। अब वापस आइए बाई पे, इस बाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x बाई का टर्म आएगा, प्लस माइनस कुछ भी कोफिशिएंट हो सकता है लेकिन x बाई का टर्म आएगा। उसी तरीके से इस बाई को इस बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई स्क्वायर का भी एक टर्म बनता हुआ दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इस बाई को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बाई का टर्म बनेगा, और इस कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई भी कांस्टेंट c बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म है एडिशन होगा विथ सम डिफरेंट कोफिशिएंट। क्लियर होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। मतलब इसको जब आप खोलोगे तो हर एक टर्म को खोलने मल्टीप्लाई करने के बाद जो फॉर्मेट बनेगा वो समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स बाई प्लस समथिंग बाई स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स प्लस समथिंग बाई प्लस सी आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहें तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखा सकता है एक्स स्क्वायर 2hx बाई बी बाई स्क्वायर 2gx 2f बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बात समझ में आता है ये चीज, है ना। तो इस कारण से हम इसको सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं, और ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। यदि ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन रियल भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। तो सिर्फ डेल इक्वल टू 0 करने से ये क्लियर होगा कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा उसके लिए हमको कंबाइन कंडीशन लेना होगा। तो जब भी सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मे बी डिस्टिंक्ट और मे बी सेम या मे बी पैरेलल, देन कंडीशन इज डेल इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर माइनस ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर होता है ये सारी बात, इसको प्रॉपर्ली नोट कीजिए, ध्यान से पढ़िए। हम आगे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाते हैं। हाँ, अभी हम लोग सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स को सीखे थे कि हाउ टू चेक द सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, मे बी रियल, मे बी पैरेलल या कॉन्सिडेंट या मे बी इमेजिनरी, है ना। उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2hx बाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x माइनस 4 बाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑल्सो फाइंड इट सेपरेट इक्वेशन। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर 2 बाई स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x माइनस 4 बाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें a का जो मान दिया हुआ है वो 1 है, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 5। ठीक है, और f के लिए अगर हम लोग बात करें तो f का जो मान है वो f इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 2 बाई माइनस 2, g इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 2x माइनस रूट 3 एंड h इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जब भी हमको चेक करने के लिए बात करेंगे तो हमको करना क्या होगा, हमको ये करना होगा कि हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई, एक्स का कोफिशिएंट, बाई का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को लिख लेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान, चाहे वो एग्जाम के लिए बात करें चाहे हम प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को। ऐसे करने से गलत होने की संभावना कम है, और ये सारा कंडीशन जो है वो छोटा मोटा क्वेश्चन में कंफर्म पूछता है ना। कि अगर हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ना पूछे, लेकिन ये पूछा जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही अच्छी है क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। कंडीशन जानते हैं कि क्या कंडीशन होता है। कंडीशन होता है आइदर डेल इज इक्वल टू 0, डेल 0 बोलने का मतलब क्या हुआ, ABC 2FGH माइनस AF स्क्वायर BG स्क्वायर CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या हम लोग बोल सकते हैं साथ में h स्क्वायर माइनस AB पे बात करते हैं, है ना। तो h स्क्वायर माइनस AB तो ये बताएगा कि ये रियल होगा या इमेजिनरी होगा, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि h स्क्वायर माइनस AB का मान क्या आ रहा है। अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें, ठीक है, ऑल्सो चेक
value of a square and h square minus ab. Also check h square minus ab. ठीक है, अब इसको अगर हम लोग चेक करें तो abc का मान 1 इंटू 2 इंटू 5 होगा बच्चों। ठीक है, 2fgh का मान 0 होगा क्योंकि h का मान 0 है। उसी तरीके से माइनस af के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो माइनस af का मान हो जाएगा, देखिएगा माइनस af स्क्वायर है प्लस 4, माइनस bg का मान हो जाएगा, b का मान 2 और g का मान माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 6 और ch माइनस ch स्क्वायर का मान हो जाएगा 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखना ये बनेगा 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्लियर है कि डेल का जो मान आ रहा है हमारे पास, डेल ये 0 के बराबर आ रहा है, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो देगा ही देगा। आगे बढ़ते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी का मान चेक करते हैं तो एच का मान 0 माइनस ए बी इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू माइनस 2, मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी जो आ रहा है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इसका मान आ रहा है माइनस 2 जो कि निगेटिव होगा। और यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं इस बात को कि गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन, पेयर ऑफ नॉन पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन। क्लियर है ना? तो ये दोनों डिस्कशन हमको इस बात को फुलफिल करता है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी निगेटिव आ रहा है और डेल 0 आ रहा है, मतलब लाइन तो रिप्रेजेंट करेगा कि दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वो दोनों लाइन रियल रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्लियर होता है ये चीज? अब हम लोग इसी चीज को आगे सीखने जा रहे हैं कि क्या हम इसका सेपरेट इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सेपरेट इक्वेशन तो हम लिख ही सकते हैं, लेकिन वो सेपरेट इक्वेशन आपको रियल नहीं दिखेगा, वो भी हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। देखिएगा कैसे रियल नहीं दिखेगा, इसको भी समझना है। ठीक है, अब यहां पर देखो सेपरेट इक्वेशन में मैंने सीखा था या हम लोग सीखे थे कि एक्स स्क्वायर जो भी सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखेंगे, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे सीधी धाराचार्य लगाकर, तो ये तो बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ सीधी धाराचार्य, यहाँ आपको सीधा दिख जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्म दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्स। दिखा? अब हम लोग यहां से x का वैल्यू निकालते हैं तो माइनस बी का मतलब हो गया माइनस 2√3 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 4 AC 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5 अपॉन 2। देखना, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2√3 प्लस माइनस 12 8y स्क्वायर 16y माइनस 20 अपॉन 2, और इसको लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 2√3 प्लस माइनस, ध्यान से देखिएगा ये माइनस 8y स्क्वायर आएगा, ये बनेगा प्लस 16y और साथ में बनेगा माइनस 8। इसको लिखा जा सकता है 2x इज इक्वल टू 2√3 प्लस माइनस 8 अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो ये लिखा हुआ है y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, और यहां से ये क्लियर होता है कि 2x इज इक्वल टू 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 8 बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। मतलब ये रियल एक ही शर्त पे हो सकता है जब बाई का मान 1 हो जाए। तो जैसे ही हम बाई का मान 1 डालेंगे तो एक अपना एक अलग इक्वेशन बनेगा, उसको हम लोग बाद में चेक कर लेंगे कि क्या बाई का मान 1 डालने पे
एक्स का एक अलग इक्वेशन बनता है या नहीं बनता है वो अलग की बात है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि या तो अगर ये पॉजिटिव टर्म होगा तो रूट के अंदर इमेजनरी होगा, क्योंकि अंडर रूट निगेटिव नंबर इज ऑलवेज इमेजनरी। तो सिर्फ एक कंडीशन है, ओनली वन कंडीशन है कि बाई का मान अगर हम लोग 1 लेते हैं यहां से, तो ये क्लियर होता है कि दिस इज द इमेजनरी इक्वेशन, इमेजनरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड बाई। अब आगे और बात को सीखते हैं क्या, क्योंकि ये बेस मैथमेटिक्स से ऊपर अब चला गया, ठीक है। क्वेश्चन अब ये साधारण क्वेश्चन नहीं रहा, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और यहाँ पे डिस्कशन बनता है हम लोगों का। अब देखिएगा ये इमेजनरी कब नहीं होगा, बस एक ही शर्त है इमेजनरी नहीं होने का, जब बाई का मान 1 हो जाए। तो मान लेते हैं कि लेट बाई इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग ये मान लें कि लेट नहीं, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन, इफ बाई का मान अगर हम लोग 1 लेते हैं, उस केस में ये इक्वेशन बनेगा 2x इज इक्वल टू 2√3 और बाई इज इक्वल टू 1 पे ये मान 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इक्वेशन बना √3 एंड बाई इज इक्वल टू 1। ये सिर्फ एक इक्वेशन बनेगा, जो कि अगर हम लोग इसका ग्राफ देखना चाहें तो ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये बिल्कुल कंडीशनल इक्वेशन होगा और ये फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा है, सम के फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो ये कंबाइन इक्वेशन, क्योंकि जब भी हम सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन को लिखते हैं तो एज अ फैक्टर ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। तो दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन, दिस इज सम ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन। पहला बात क्लियर होता है, ये चीज क्लियर हुआ। अब ये मत बोलिएगा कि सर ये तो दो अलग अलग इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो अलग अलग इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कंडीशनल है कि बाई इज इक्वल टू 1 होगा तब 2x का मान √3 होगा। लेकिन जब हम सेपरेट इक्वेशन लिखने की बात करते हैं तो सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो या सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन हो, उसको प्रोडक्ट ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ हम प्रोडक्ट ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसको नहीं लिख पाएंगे, कभी भी नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ से दो इक्वेशन निकलेगा x और y के टर्म में, और अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और इक्वेशन आ जाएगा, पर ऊपर वाला इक्वेशन नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि इसी को अगर हम लोग प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं तो x माइनस √3 और y माइनस 1, और इसको मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा तो ये बनेगा x बाई माइनस x माइनस √3 प्लस √3। क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में है क्या? नहीं ना। इसका मतलब ये क्लियर होता है कि दिस इज, इसका जो सेपरेट इक्वेशन होगा वो इमेजिनरी इक्वेशन होगा, हम रियल इक्वेशन को नहीं लिख सकते हैं। क्लियर होता है ये बात, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले आप इसको नोट कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि बाई इज इक्वल टू 1 पे x का मान √3 है तो दो अलग अलग सेपरेट इक्वेशन है। बिल्कुल दे रहा है, लेकिन जब हम इसका कंबाइंड फॉर्म लिखेंगे तो दिस कंबाइंड फॉर्म इज नॉट इक्वल टू द गिवन सेकंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। इस कारण ये इसका प्रॉपर आंसर नहीं होगा, इसको आंसर में रिजेक्ट करना होगा। ये पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन का था, इस कारण हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्कशन किया। अब चलिए पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे एक बात और हम लोग सीखते हैं, नया बात है, नया तरीका है, सीखिएगा तो बेहतर होगा, आपका सोच डेवलप होगा। बाकी तो आप क्वेश्चन जो बेसिक मेथड हम लोग सीखे हैं वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, समझिए, गिवन इक्वेशन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है? x² 2y² 2√3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे x² का भी टर्म है और y² का भी टर्म है, तो हम x² के टर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेते हैं, y² के टर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेते हैं। इसको समझना है, अगर हम x² के टर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे तो ये लिखा हुआ है x² माइनस 2√3x प्लस 3 और माइनस 3x से सॉल्व कर ले। और इसको अगर हम लोग लिखना चाहें 2y² माइनस 4y प्लस 5 को ऐसे रखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो बना ये बन गया x माइनस √3 का होल स्क्वायर, दिखा सबको। अब -5 और +5 का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2y² माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये बात भी दिखता है। अब आगे बढ़ते हैं, x माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकालेंगे, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये बना? अब यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो -√3 प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब
चूंकि मैथ्स ये कहता है कि सम ऑफ द टू स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज नंबर मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर दो सम ऑफ द टू स्क्वायर नंबर, मतलब दो पॉजिटिव नंबर का सम अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों नंबर 0 होना चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि a और b 0 होगा, a और b बराबर भी होगा और 0 भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अगर हम x के लिए बात करें तो √3 आएगा, y इज इक्वल टू 1 आएगा, जो कि अभी मैंने आपको ग्राफ में भी दिखाया था। इसी का सोल्यूशन था कि अगर हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करें x और y के लिए, ठीक है, अगर हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करें, देखना, तो ये जो ग्राफ होगा x इज इक्वल टू √3, x इज इक्वल टू √3, अब y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दिख रहा है कि √3, 1 पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। पर अगर हम इसको बोलना चाहें कि क्या ये इस इक्वेशन का कंबाइन इक्वेशन है, तो ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस का कंबाइन इक्वेशन जो हम पढ़े थे, वो पढ़े थे y माइनस m1x प्लस c इंटू y माइनस m2x प्लस c2 के टर्म में, कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन। दिस इज नॉट अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन बट सम ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन इन देयर स्क्वायर फॉर्म। क्लियर होता है ये बात? इस कारण से हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो इमेजिनरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, रियल लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। समझते हैं? थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा फॉर विच 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13y प्लस लेम्डा इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आइए हम लोग ये सीखते हैं कि ये सिंपल क्वेश्चन को, ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट कंडीशन पे सॉल्व होगा। देखिएगा मेथड, है ना, आप भी सॉल्व कर सकते हैं, आप अपना ट्राई कीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं तब तक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन 6x स्क्वायर 5xy 4y स्क्वायर 7x 13y प्लस लेम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें अगर हम लोग a के लिए बात करें तो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू लेम्डा। इसी तरीके से f के लिए अगर बात करें तो f इज इक्वल टू 13/2, g इज इक्वल टू 7/2 एंड h इज इक्वल टू 5/2। ये वैल्यू तो लिखने के लिए हम लोग जानते हैं, सीखे हुए हैं। अब हमारे पास कंडीशन फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर गिवन सेकेंड डिग्री इक्वेशन, कंडीशन क्या होता है भाई? कंडीशन ये होता है सेकेंड डिग्री इक्वेशन के लिए कि डेल इज इक्वल टू ABC 2FGH माइनस AF स्क्वायर BG स्क्वायर CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, पुट करेंगे और लेम्डा का मान कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन बस हमको इतना ही करना है, एक ही स्टेप का ये क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हमको लेम्डा का मान निकालना है, तो कंडीशन में ABC FGH का मान पुट करेंगे, उससे लेम्डा का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ABC अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6 इंटू -4 इंटू लेम्डा, तो ये हो जाएगा -24। लेम्डा कैलकुलेशन आप लोग भी अपना चेक कीजिएगा और हमारा भी चेक कीजिएगा, मैं यहाँ पर देख लूँगा, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2FGH के लिए अगर बात करते हैं तो 2 13/2 7/2 और 5/2 माइनस AF, तो A इज इक्वल टू 6 और F इज इक्वल टू 13, तो -6 इंटू 13/2, ठीक है, माइनस BG स्क्वायर, तो -4 और G इज इक्वल टू 7/2, और इसी तरीके से -CH स्क्वायर लिख सकते हैं, तो माइनस लेम्डा और H स्क्वायर का मान होगा 5/2 का स्क्वायर। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपके पास लेम्डा का मान निकल कर आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा तो हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। -24 लेम्डा प्लस 2 से 2 कैंसिल, 13 इंटू 25/4 माइनस 3 इंटू 169
और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 49 और ये हो जाएगा माइनस लेमडा 25/4 इज इक्वल टू 0। अब मैं समझता हूँ कि आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लेमडा कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेमडा यहाँ आसानी से निकाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ दिस एंड ऑल्सो फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो सेपरेट इक्वेशन ऑफ दिस निकालना है। तो सबसे पहले तो ये हम लोग देखेंगे कि क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। उसके बाद फिर हम लोग सेपरेट इक्वेशन लिखेंगे। सेपरेट इक्वेशन लिखना बहुत टफ नहीं है, हम पहले से भी जानते हैं, बहुत बार इस पे क्वेश्चंस किए हुए हैं। पिछले 2-3 लेक्चर में कोई ना कोई, हर एक लेक्चर में एक एक क्वेश्चन तो कम से कम हुआ है इस पे। ठीक है, तो हम इसको सेपरेट इक्वेशन तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो सेपरेट इक्वेशन ही निकाल कर देखते हैं इसका। देखिएगा, चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का मान कितना है 1, यहीं से नोट कर लीजिए। बी का मान कितना है 4, सी इज इक्वल टू -4, एफ इज इक्वल टू 3/3, जी इज इक्वल टू 3/2 और एच इज इक्वल टू 2। दिखाइए, तो कंडीशन जो हम लोग जानते हैं कि क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा या नहीं देगा, सबसे पहले तो उसको चेक करेंगे। डेल इज इक्वल टू ए बी सी 2FGH माइनस AF स्क्वायर BG स्क्वायर CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए, क्या ये लिख सकते हैं, है ना? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस AF स्क्वायर BG स्क्वायर CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और साथ में चेक करना होता है H स्क्वायर माइनस AB का भी मान, कि H स्क्वायर माइनस AB क्या है, ये चेक करना होता है कि ये ग्रेटर देन है, इक्वल टू है या लेस देन है 0, कि इनमें ये क्या है, ये भी चेक करना होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से डेल को चेक करते हैं। सबसे पहले तो ABC कितना आ रहा है 4 - 4 -16 प्लस 2FGH, तो 2 इंटू 3 इंटू 3/2 इंटू 2 माइनस AF स्क्वायर, तो AF स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस BG स्क्वायर -4 इंटू 9/4 और माइनस CH स्क्वायर, तो माइनस C प्लस 4 और H स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और H स्क्वायर माइनस AB कितना हो जाएगा, H स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस AB इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0। मतलब H स्क्वायर माइनस AB का तो मान 0 आ गया है। और ये इसको हम लोग चेक करके देखते हैं डेल के लिए। तो डेल जो होगा वो आ जाएगा -16 प्लस 18 -9, देखना, -9 प्लस 16, तो ये इससे कैंसिल और ये दोनों इससे कैंसिल। इसका मतलब डेल भी 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज डेल भी 0 आ गया और H स्क्वायर माइनस AB का भी मान 0 आ गया। मतलब यहाँ से ये बात क्लियर होता है कि गिवन सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, दिस इम्प्लाइज, हम लोग यहाँ से ये बात कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि गिवन सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट है ना, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब जब ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम लोग बेसिक स्ट्रेट लाइन में सीखे थे कि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्ट, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम डायरेक्ट यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस निकाल दें। मतलब अब हमको इसका सेपरेट इक्वेशन लिखना कंपलसरी हो गया है। हम पहले सेपरेट इक्वेशन को लिखेंगे और फिर हम उसके मिनिमम डिस्टेंस का निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि राइट डाउन द सेपरेट इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, है ना। तो फॉर सेपरेट इक्वेशन देखिएगा, फॉर सेपरेट इक्वेशन, क्या सेपरेट इक्वेशन होगा, देखिए इसके सेपरेट इक्वेशन को लिख सकते हैं
x के टर्म में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3x, 4y प्लस 3x, x के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाइएगा तो आपके पास यही वाला टर्म बचेगा 4y प्लस 3x, साथ में आएगा 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय द मेथड ऑफ श्रीधराचार्य या बाय द श्रीधराचार्य मेथड। हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं माइनस b 4y प्लस 3 प्लस माइनस b स्क्वायर 4y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4y प्लस 6y माइनस 4 अपॉन 2। क्लियर है? अब इसको लिखा जा सकता है क्योंकि ये सेपरेट इक्वेशन अब निकालना हमारे लिए मजबूरी है। ये नहीं कि हम यहाँ पे इसको छोड़कर भाग सकते हैं। जब हमको मिनिमम डिस्टेंस निकालना होगा तो हम इस चीज को चेक करें या ना करें, सेपरेट इक्वेशन तो लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर? क्योंकि सेपरेट इक्वेशन से हमको दोनों बात पता चल जाएगा कि क्या लाइन रियल है और पैरेलल है या नहीं है। तो हम सेपरेट इक्वेशन लिखेंगे माइनस 4y प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16y स्क्वायर प्लस 9 माइनस प्लस 24y। चेक कीजिएगा 16y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24y। क्लियर? माइनस आइए 16y स्क्वायर माइनस 24y और प्लस 16। देखिएगा डिवाइडेड बाय नहीं, 2 तो हम उधर ले गए, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो माइनस 16 प्लस 16y स्क्वायर कैंसिल आउट, 24y माइनस 24y कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा 2x इज इक्वल टू 4y प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 और इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 4y प्लस 3 प्लस माइनस 5। क्या ये लिखा जा सकता है? अब प्लस और माइनस को सॉल्व कर हम लोग सेपरेट इक्वेशन लिखेंगे। देखिएगा तो इसका सेपरेट इक्वेशन जो निकल कर आएगा L1 और L2 का मान यहां पर लिख सकते हैं 2x बाई, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं 2x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। और अगर मैं माइनस 5 के लिए बात करूंगा तो सबसे पहले 2x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आएगा। और प्लस 5 के लिए बात करेंगे तो 2x प्लस 4y माइनस प्लस माइनस माइनस 2 आएगा। चेक कीजिएगा यही आना चाहिए। इससे अगर हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकालिएगा तो x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो आपको यहाँ देखकर पता चल रहा है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y दोनों इक्वेशन में सेम है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, जानते हैं लिखने का तरीका क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस जो होता है कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं या स्मॉल डी से, उस बात से कोई मतलब नहीं है। C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर का सम का रूट, है ना। तो यहाँ पे C1 के लिए अगर हम लोग बात करें तो 4 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट 5। चेक कीजिए एंड दैट इज इक्वल टू रूट 5 यूनिट इज द आंसर। मेथड क्लियर है? तो जब भी आपसे पूछा जाए कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, मतलब हमको सेपरेट इक्वेशन तो लिखना ही है। खासकर ये क्वेश्चन सेकंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के लिए बहुत ही कॉमन है, पूछा ही जाता है जनरली, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिक बात ये है
कि हमको सेपरेट इक्वेशन लिखने का आना चाहिए, सेकंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में कंडीशन चेक करने का तरीका आना चाहिए। बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सारा बात स्ट्रेट लाइन में सीख चुके हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कीजिए। तो बच्चों अभी हम लोग ये सीखे कि सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन यदि पैरेलल लाइन देता है तो उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालने का मेथड क्या है। ठीक है, वो मेथड क्या, हम लोग ये बात पहले से सीख चुके हैं। यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करने का चीज़ है कि यदि हम इक्वेशन को देखकर कैसे पहचानेंगे कि ax स्क्वायर, इसको नोट करके लिखिएगा, ax स्क्वायर 2hx बाई प्लस b बाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या ये पैरेलल लाइन का इक्वेशन होगा या नहीं होगा, हम इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ पैरेलल या कोइंसिडेंट लाइन, इसको जनरली पैरेलल ही बोल दिया जाता है। पैरेलल और कोइंसिडेंट के लिए थोड़ा सा कंडीशन चेंज होता है, लेकिन हम लोग मान लीजिए यहाँ पे पैरेलल लाइन के लिए बात करते हैं, कोइंसिडेंट लाइन के लिए अलग है। मे बी कोइंसिडेंट, मे बी, लेकिन पैरेलल तो हमेशा होगा। ठीक है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो एक तो जनरल मेथड देखे थे कि डेल का मान 0 होना चाहिए और h स्क्वायर माइनस ए बी भी 0 होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कंडीशन है कि h स्क्वायर माइनस ए बी जो होगा वो हमेशा पेयर ऑफ पैरेलल लाइन देगा। ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम बिना कैलकुलेशन किए इसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, इस डिस्कशन तक नहीं पहुंच सकते, इस रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं कि ये जो लाइन होगा वो पैरेलल भी होगा और रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो उसका जो बेहतर तरीका होता है वो ये होता है कि ये जो सेकेंड डिग्री होमोजीनियस पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये देखिएगा, ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस पार्ट यदि परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, क्लियर है क्या बोल रहा है, यदि ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस पार्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो ये जो लाइन होगा वो हमेशा पैरेलल लाइन को इंडिकेट करेगा। ये इसका बेसिक मेथड है। मतलब हम लोग ये बोलने जा रहे हैं कि if ax स्क्वायर 2hx बाई b बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सॉरी b बाई स्क्वायर के लिए अगर हम इसको अल्फा एक्स प्लस बाई बीटा के स्क्वायर के टर्म में लिख दे, तब हम बोल सकते हैं कि यदि इस टर्म में लिखने के बाद ये एक पैरेलल लाइन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि हम इसके लिए क्या रिप्लेस करेंगे, अल्फा एक्स बाई बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। तो जैसे ही हम इस चीज को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, मतलब जो भी इक्वेशन बनेगा उसमें x और y का जो कोफिशिएंट होगा उसी के टर्म में दो इक्वेशन निकल कर आएगा। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ जो टर्म बनेगा वो भी आपके पास लगभग इसी फॉर्मेट में आ जाएगा कि अल्फा एक्स प्लस बाई बीटा इंटू सम कॉन्स्टेंट प्लस सी, और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है चीज, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा तो कांस्टेंट के लिए आपके पास दो सेपरेट इक्वेशन देगा। बात समझ में आता है। तो हमारे पास ऑब्जर्व करने का सीधा तरीका ये है कि हम सेकेंड डिग्री होमोजीनियस पार्ट को देखेंगे, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा तो हमेशा पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर होता है ये चीज। अब एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। देखिए इस बात से जो रिलेटेड एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इसको देखिएगा कि इसमें हम लोगों ने क्या किया है। ये जो सेकेंड डिग्री टर्म्स है दिखा सब लोगों को, है ना। ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है किसका, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा, और बाकी जो टर्म है उसको हम एज इट इज रख देते हैं, -4 इज इक्वल टू 0। लेकिन अभी हम यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म नहीं है, यही स्टेप मैंने यहाँ भी लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे इसमें। अब ये आगे जो लिखाएगा वो इस फॉर्मेट में लिखाएगा, बाई बीटा का होल स्क्वायर, ये लिखाएगा सम
अल्फा एक्स प्लस बाई बीटा कोई भी कांस्टेंट के मान लीजिए और प्लस C1 या दूसरा कांस्टेंट K1 और K2 ले लीजिए। इस फॉर्मेट में आना चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखना क्या ये इस फॉर्मेट में आ रहा है, तो इन दोनों पार्ट को चेक कीजिए। इससे अगर मैं 3 लिखूंगा तो ये इसी फॉर्मेट में आएगा। इसके लिए अगर आगे प्रोसीड करते हैं तो x2 बाई का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये इस फॉर्मेट में आ गया? ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है, कि ये अगर क्योंकि इसका तो डेल 0 है, अभी हम लोग चेक किए थे, साथ में ये इस फॉर्म में आ रहा है तो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, तो उसका तरीका हम लोग यही सीखे हैं कि डेल इज इक्वल टू 0 हो जाए और ये वाला जो सेकेंड डिग्री होमोजेनियस टर्म है ना, ये पार्ट इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये जनरली पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। हम लोग एग्जाम के टर्म में जब भी मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास यही ऑब्जर्वेशन है, या फिर हम डायरेक्टली ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डेल इक्वल टू 0 आ जाए या h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। तो मेरा डिस्कशन का बस पर्पस इतना था कि आपका नॉलेज बूस्टअप हो, है ना, आप चीज़ों के बारे में जाने कि हाँ ये ऐसे भी किया जा सकता है। क्योंकि जब तक आपके पास दोनों बात नहीं होगा तो कहीं भी अगर कोई दूसरा आदमी इस लॉजिक को बोलेगा तो आप उस बात को नहीं समझ पाइएगा। इस कारण मैंने यहाँ पे दोनों डिस्कशन करवाया। ये दोनों बात आप ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं एक बार में समझ में आता है तो दोबारा रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। और अगर दूसरा एग्जाम्पल हम इसके लिए बात करते हैं तो इसका सेकेंड डिग्री होमोजेनियस टर्म ये वाला है ना, तो इसको अगर हम लोग 2 कॉमन निकाल लें तो ये लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x बाई प्लस बाई स्क्वायर, साथ में 13 कॉमन निकालें तो ये लिखा हुआ है 2x प्लस बाई प्लस 15, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग चेक करें तो हम यहां से लिख सकते हैं कि दैट वैल्यू इज इक्वल टू 2x प्लस बाई का होल स्क्वायर प्लस 13 2x प्लस बाई प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्या ये दिख रहा है? अब यहां से बी स्क्वायर माइनस 4a से भी एक फंडा है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अगर मान लीजिए कि x प्लस 2 बाई को t मानते हैं तो t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर इसका d ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमेशा पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? यहां भी अगर हम लोग 2x प्लस बाई को t मानते हैं तो 2t स्क्वायर प्लस 13t प्लस 15 इज इक्वल टू 0 का अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमेशा पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बस हमारे पास मेथड है, ये बेसिक मेथड है और ये क्वाड्रेटिक के साथ एक्सटेंड होकर मेथड है ना। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट का मर्जिंग होना चाहिए, तब हमारा सोचने का तरीका बढ़ेगा। दैट्स अ रीजन कि मैं सारे डिस्कशंस को लेक्चर के दौरान लेकर आता हूँ। आप उस बात को ध्यान से सुनिएगा जहाँ पर मैंने स्ट्रेस दिया है, ठीक है। और आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को सीखेंगे और फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।